सीसैट देखिए, सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो मतलब क्या है कि हमें 33% लेके आना है ओरल में, और मतलब कि 27 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन बनाने का तरीका सीख लिया तो आपका 90% वहाँ पास है। उसके बाद अगर आपका मैथ कमजोर है या फिर आपकी तरह से ज्यादातर बच्चों को मैथ की वजह से सीसैट का डर लगता है, तो रीजनिंग पे फोकस कीजिए, थोड़े बहुत एसएससी से हेल्प ले लीजिए, क्योंकि एसएससी के लिए तो देखिए मैंने लक्ष्मीकांत को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। अगर पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स में मुरनाल सर का नोट्स काफी इनफ रहता है, और 12वीं के एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स का, तो मैंने मैगजीन्स उठाए, विजन का पीटी इनफ होता है, कुछ ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। ओके सर, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? ठीक है। ओके सर, आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है। उसके बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका कौन सा इंटरव्यू है? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और इंटरव्यू पहला है, मेंस दूसरा था। ओके सर ने 2 मेंस लेके हैं, एक ये इंटरव्यू दिया है, तो सर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सर अच्छे से हर चीज को मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी प्रीलिम्स की, ऐसा क्या कुछ था आपके इस बार इस प्रीलिम्स में कि आपने जो है यहाँ पर प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और देन एंड आप इंटरव्यू देने आए, तो आपने दूसरों से क्या हटके किया था? क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में सबसे बड़ी धारणा ये है कि हमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 90 करना है, लेकिन मेरे केस में ये अलग था। मैंने 60 क्वेश्चन के आसपास एपीए किया और मैंने एक्यूरेसी बनाई रखी 90% की एक्यूरेसी के साथ। और क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होता है, आप 50 से 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स को प्रोफेशनली टाइम मत दीजिए, ज्यादा टाइम मत दीजिए, कम समय में और ज्यादा टाइम आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए। चाहे एनसीईआरटी हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, इधर उधर की चीजों पे मत भागिए, ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए। कुछ कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे वो जिसमें एनसीईआरटी हो गया और बेसिक्स बुक हो गए। ओके सर, अगर हम बात करें बेसिक की, जैसा आप बोल रहे हैं, तो नहीं सॉरी, अगर हम बात करें सर एक्यूरेसी की, तो एक कैंडिडेट एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करे? वो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है क्योंकि एग्जाम में, तो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन किया जाए और उसको किस तरह से लाया जाए कि अगर बंदा कोई भी एक सवाल अटेम्प्ट कर रहा है, चाहे उसको आ ही नहीं रहा हो, तो उसको कैसे लगे कि एक्यूरेसी मेंटेन की जा रही है एग्जाम में? एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल क्लियर्स होने चाहिए कि आपको क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको हमें पता होता है कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर हम रिस्क लेते हैं कि अरे यार अभी 60 ही हुए, 50 ही हुए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कट ऑफ देखें तो 70-80 नंबर जा रहे हैं कट ऑफ, मतलब क्या हो रहा है कि 40 से 45 क्वेश्चन आप करेक्टली बना के आ रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं मेंस के लिए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, आपको पता, आपको वहाँ पर डिसाइड करना है एग्जाम हॉल में जाके, क्योंकि आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं, वहाँ भी आपको डिसीजन मेकिंग करना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। मेंस में भी आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन नहीं करना है। इंटरव्यू में भी आपको बताना है कि क्या करना है, नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे होनी चाहिए सबसे पहली बात, कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी है। और बाहर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के अलावा प्रैक्टिस कीजिए, उसको बढ़िया से मॉक इंटरव्यू दीजिए, एनालाइज कीजिए कि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, क्या हमें फंडामेंटल नहीं आ रहे थे, या फिर कुछ ऐसा ही अटपटा सा क्वेश्चन था तो गलत हो गया, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटल गलत हो रहा, जैसे लक्ष्मीकांत से कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा या इकोनॉमिक्स की बेसिक क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी कभी इधर नहीं जाते इधर उधर की, वो बेसिक्स पे रहता है। और बेसिक्स क्लियर मतलब प्रीलिम्स क्लियर, उसमें ज्यादा माथापेची नहीं करनी है। वो आपको भटकाने के लिए देगा कि इन्वायरमेंट पे एक्सेसिव फोकस है, तो अगर आपका फॉरेस्ट नहीं है तो आप इन्वायरमेंट पे ज्यादा मत भागो। आपका अगर इतना नहीं है, आप हमेशा करंट अफेयर्स के पीछे, मैगजीन के पीछे लगे रहते, इतना नहीं भागने का होता है। बस थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, बेसिक क्लियर हो गया, पता हो गया, एक ही टॉपिक को अलग अलग मैगजीन से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और फंडामेंटल क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। ओके सर, अगर सीसेट की बात करें तो सीसेट में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? सीसेट में क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा सीसेट हर साल, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी सीसेट में पर्टिकुलरली? सीसैट देखिए, सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो मतलब क्या है कि हमें 33% लेके आना है ओरल में, और मतलब कि 27 क्वेश्चन और 25 से 26 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन बनाने का तरीका सीख लिया तो आपका 90% वहाँ पास है। उसके बाद अगर आपका मैथ कमजोर है या फिर आपकी तरह से ज्यादातर बच्चों को मैथ की वजह से सीसैट का डर लगता है, तो आप रीजनिंग पे फोकस कीजिए,
थोड़े बहुत एसएससी से हेल्प ले लीजिए, क्योंकि एसएससी काफी अलग लेवल हो गया, काफी ज्यादा हो जाता है उसका, लेकिन थोड़े बहुत आपको उससे हेल्प लेना पड़ेगा कि किस तरह की चीजों को बनाया जाता है। अगर पूछ रहा है कि आज से 100 साल बाद संडे किस दिन पड़ेगा, जी एसएससी में 4 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बैठ के हम 4 घंटा खपा देंगे, नहीं निकल पाएगा। तो कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, एसएससी के शॉर्ट ट्रिक्स सीख लीजिए कॉम्प्रिहेंशन और मैथ के रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश पे थोड़ा बहुत सुधार तो लाना पड़ेगा। और कॉम्प्रिहेंशन बनाने का तरीका सबसे पहले सीख कीजिए। यूट्यूब पे आपको कई चीजें मिलेगी और वो चीज आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे। सर मैं आपके रिसोर्सेज जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे किसके लिए? प्री के लिए? प्रीलिम्स के लिए। प्री के लिए तो देखिए मैंने लक्ष्मीकांत को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। अगर पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स में मुन्नाल सर का नोट्स काफी इनफ रहता है, और 12वीं के एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स का, तो मैंने मैगजीन्स उठाए, विजन का पीटी इनफ होता है, कुछ ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर का जो फंडामेंटल बुक था उसी को पढ़ा, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने बस स्पेक्ट्रम पर ही, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बाकी एंशिएंट मैंने नहीं किया, आर्ट एंड कल्चर मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मेरे समझ में नहीं आता। हर किसी का, अगर किसी को समझ में आता है उसे करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो इतना भी डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस नहीं कर सकते उस पर, तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। सर मैं लास्ट में आपको, आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, आपकी आंसर राइटिंग के लिए आप कौन सी अप्रोच आपने फॉलो करी थी, किस तरह की अप्रोच थी और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी आंसर राइटिंग? देखिए, जब लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा था तो मेरे लिए ऐसे में ब्लंडर हो गया था, ऐसे मेरा पूरा एक ऐसे गलत चला गया था, इस वजह से मेंस। तो जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, तो आपको पेपर के टोन पकड़ने होंगे। अगर पेपर GS3 का है तो डाटा आना चाहिए, अगर पेपर GS2 का है तो आर्टिकल आने चाहिए, बॉडी अगर कमिटी का रिकमेंडेशन आने चाहिए, अगर पेपर GS1 का है, ज्योग्राफी का है तो मैप्स आने चाहिए। कहीं वो जो बेसिक टोन है ना, वो अगर हम पकड़ लें तो आंसर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, साथ में आपके आंसर अच्छे निखर के आते हैं, आपको भी कॉन्फिडेंट आता है कि यार अच्छा लिख रहा है। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कीजिए, देखिए उसी से सब कुछ होगा। ओके सर, थैंक यू सर। एंड इसी के साथ मैं आपको उम्मीद करेंगे हम लोग कि आपकी जो इस बार रैंक आ जाए और रेशमा नाम आ जाए। एंड थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।